हेलो दोस्तों। आज हम बात करेंगे अंग्रेज़ों की, जिनकी वजह से हिंदुस्तान में आज संविधान है। लेकिन उन्होंने कोशिश हिंदुस्तान के इस संविधान को बनाने की नहीं की थी। उन्होंने कुछ दूसरा प्रयास करा था, जो मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। रीज़न ये भी है कि बहुत सारे बच्चों को जो जो फाउंडेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, मतलब जो रेगुलेटिंग एक्ट होते हैं, पिट्स इंडिया एक्ट होता है, चार्टर्ड एक्ट होते हैं, ये याद करते रहते हैं। दरअसल ये याद करने की चीज़ें नहीं हैं, ये समझने की चीज़ें हैं। क्योंकि जब रेगुलेटिंग एक्ट आता है तो वो क्यों आता है, पिट्स इंडिया एक्ट आता है तो वो क्यों आता है, चार्टर एक्ट आता है तो क्यों आता है, इनके पीछे एक पूरी कॉन्स्पिरेसी है। मतलब इंडिया को रूल करने का ट्राई करते हैं ये लोग, देखते हैं कैसे। ठीक है, सबसे पहले आपको पता ही होगा कि 1800 1765 में 1765 में यहाँ जो वॉरेन हेस्टिंग नाम का बंदा है, ये उससे भी पहले शायद ये कोई दूसरा आता है, जो गवर्नर जनरल होता है हिंदुस्तान का, रॉबर्ट क्लाइव। ठीक है, तो ये बंदा आता है, ये रूल करने की कोशिश की शुरुआत करता है सबसे पहले हिंदुस्तान में। और रेगुलेटिंग एक्ट 1773 क्यों लेके आया? क्योंकि ये जो बंदा आता है रॉबर्ट क्लाइव, ये बहुत भयंकर करप्शन करता है हिंदुस्तान में। मतलब इतना करप्शन करता है कि ये जो पैसे वाला बन जाता है, बहुत ज़्यादा गरीब आदमी होता है ये, क्लर्क जैसा। और फिर ये करप्शन करता है, तो इसको कंट्रोल करने के लिए अपन मतलब जो गवर्नर ये ना करप्शन ना कर पाए, तो रेगुलेटिंग एक्ट गवर्नमेंट जो वहाँ की ब्रिटिश होती है वो लेके आती है, और रॉबर्ट क्लाइव को हटा के दूसरा गवर्नर बनाती है, जिसका नाम होता है वॉरेन हेस्टिंग। वॉरेन हेस्टिंग कुछ नहीं होता है, ये मिस्र में एक ऑफिसर होता है, मतलब बहुत शानदार ऑफिसर होता है, जिसको यहाँ गवर्नर बना दिया जाता है। देखो, कभी कभी अच्छे काम करने से इंसान अच्छी पोजीशन ले लेता है। तो इस टाइम में पहली बार क्या क्या कंडीशन घटनाएं होती हैं। सबसे पहले तो जैसे जो जो मतलब पहले जो 3 प्रेसिडेंसी उनके पास होती है अंग्रेज़ों के पास, जैसे बंगाल, बॉम्बे, मद्रास। तो ये 2-3 में से ना से अलग अलग रूल कर रही होती है। लेकिन क्या होता है कि जब ये मजबूत हो जाती है ना बंगाल, तो यहाँ पे जो गवर्नर है उसको ज़्यादा पावर दे दी जाती है इनके ऊपर। इसको ये अपन ये बोल देते हैं कि जो जो गवर्नर ऑफ बंगाल बंगाल है ना, वो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल हो जाता है। और दूसरी बात क्या करते हैं कि अब ये इतना बड़ा आदमी है, अकेला काम करेगा ना तो पता भी नहीं चलेगा क्या करता है, करप्शन करता है, तो अपन इनके लिए काउंसिल दे देते हैं। तो पहली बार हिंदुस्तान में काउंसिल, जो भी एग्जीक्यूटिव गवर्नमेंट है ना, जो आज वर्तमान में सिविल सर्विस का पार्ट आप बनने जा रहा हो, इसकी शुरुआत भी यहीं हुई थी। यानी इससे पहले भी अगर बात करें ना, तो इसमें हो जाती है, क्योंकि यहाँ पूरा सिस्टम शुरू होता है, लेकिन हम फॉर्मली मानते हैं कि यहाँ से शुरू होती है। ठीक है, तो पहली बार 4 लोगों को इनको दे दिया कि इनकी हेल्प करेंगे गवर्नर साहब की हेल्प करने इनको दे देते हैं। ठीक है, अभी आगे स्टोरी बताऊंगा कि क्या दिक्कत ये खड़ी होती है 4 लोगों की वजह से। उसके बाद अब ये गवर्नर साहब आ गए, तो ये कानून लेके आएंगे, तो यहाँ अपन लोकल कोर्ट बना लेते हैं। तो पहली बार कोर्ट बनाया था 1774 में। और गवर्नर जो है वो मतलब जो मतलब ये पहले क्या करता था, जो इससे पहले बंदा था रॉबर्ट क्लाइव, और जो वॉरेन हेस्टिंग, इन दोनों में डिफरेंस क्या था कि वो पहले वाले बंदे ना कुछ भी ले सकता था, वो गिफ्ट ले सकता था वगैरह वगैरह, सब सामान ले सकता था, बिजनेस कर सकता था, प्राइवेट काम धंधे कर सकता था। लेकिन यहाँ पे इन सबको मना कर देते हैं कि भाई तुम ये सब फर्जी काम आप नहीं कर सकते, क्योंकि तुम ये करते हो तो फिर बहुत ज़्यादा पैसे लूटते हो। फिर दूसरा एक्ट आता है पिट्स इंडिया। आपने सुना होगा कि अभी ब्रिटेन में एक प्रधानमंत्री बने हुए हैं अपने, जो हिंदुस्तानी कहे जाते हैं, जो पेशावर पाकिस्तान से थे, लेकिन वर्तमान में वो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैं, जो अपने यहाँ इन्फोसिस कंपनी के फाउंडर है, उनकी बेटी के दामाद भी हैं, तो अपना रिलेशन उनसे ऐसा भी है। ये सबसे छोटे प्रधानमंत्री है? नहीं, ऐसा नहीं है भाई, इनसे भी छोटा बंदा था पिट, ये भी प्रधानमंत्री रहा। तो ये आता है तो ये अपना रूल रेगुलेशन फिर दिखाता है कि भाई नहीं नहीं नहीं, हिंदुस्तान में ऐसा सिस्टम होना चाहिए। तो ये दूसरा सिस्टम बनाने की कोशिश करता है हिंदुस्तान में, और पहली बार बोलता है कि जो जो हिंदुस्तान में अपना हिस्सा है ना, जो बंगाल, ये इनको बोल दो ये ब्रिटिश पोजीशन है, मतलब ब्रिटिश के अधिकार क्षेत्र हैं ये। तो जैसे अपन देखें तो पहली बार हिंदुस्तान में यहाँ पे जो सिस्टम है ना, वो पहली बार सेंट्रल गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर स्टार्ट होता है। मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट शुरू यहाँ से होती है, जुडिशरी यहाँ से शुरू होती है। ये पॉइंट्स हैं जो आपको काम में आ सकते हैं कहीं याद करने के। ठीक है, दूसरी बात, यहाँ पे पहली बार जो है ना वो एग्जीक्यूटिव काउंसिल आई थी यहीं पे। फिर यहाँ पे ये बंदा लेके आता है, ये भी कई सारे काम कर। अब इनमें क्या हो जाता है, जो 4 मेंबर थे ना और एक ये गवर्नर था, अब चारों में से इनने क्या करा है, सिस्टम बनाया था अंग्रेज़ों ने कि
जिसको ज़्यादा वोट मिलेंगे ना उनकी बात मानी जाएगी। तो ये जो थे ये दोस्त बन गए। इनमें से 3 लोग इकट्ठे हो जाते थे और गवर्नर की बात को मना कर देते थे, नहीं नहीं ऐसा नहीं होगा, ऐसा होगा। तो इसको बड़ा बुरा लगता है। ये इसके साथ एक दोस्त बन पाया, ये तीनों दोस्त बन गए। तो इनने दिक्कत हो गई। तो इन्होंने कहा नहीं नहीं, एक को हटाओ, केवल 4 की जगह 3 रखो, जिससे हम 2-2 हो जाएंगे। 2-2 में भी जब 2-2 होते थे ना, तो गवर्नर जिस साइड होता था वो जीतता था। ऐसा सिस्टम ये 84 में लिखा है। इसलिए यहाँ जो 4 एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी ना, वो 4 की एग्जीक्यूटिव काउंसिल 3 में बदल जाती है। रीज़न समझ में आ गया होगा। दूसरी बात ये, यहाँ पे एक और सिस्टम लेके आते हैं जिसको बोलते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर्स। ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स क्या होता है, 15 आदमी होते हैं जो गवर्नर के अंडर में काम करते हैं और ये अपने काम धंधे कुछ देखते रहते हैं। लेकिन इनके ऊपर भी 6 आदमी का एक बोर्ड ऑफ कंट्रोलर्स और लगा देते हैं जो इनके अफेयर्स को देखते हैं कि ये कुछ कर रहा है। तो ऐसा सिस्टम है ना, बहुत मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं कि अब फर्जीवाड़ा नहीं हो पाएगा। और इसको डबल सिस्टम बोल दिया था, डबल रूल। क्योंकि डबल रूल क्या होता है कि जैसे एक रूल चल रहा है तो दूसरा रूल चल रहा है, मतलब चेक एंड बैलेंस बना रहता है। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करते हैं। और जो यहाँ जो सिस्टम है ना, यहाँ नहीं ब्रिटिश पोजीशन बोला जाता, ब्रिटिश पोजीशन यहाँ बोला जाता है कि आप जो ब्रिटिश की जो चीज़ें हैं ना वो मतलब हिंदुस्तान में वो ब्रिटिश का अधिकार क्षेत्र है। 1793 में कुछ नहीं होता क्योंकि यहाँ पे कंपनी ना 20 साल के लिए आई होती है हिंदुस्तान में, तो ये 20 साल को फिर से बढ़ा देते हैं। ये इसकी और भी स्टोरी है जो मैं आगे बताऊँगा। तो 1793 फिर 20 साल के लिए बढ़ा देते हैं। फिर जो नेक्स्ट कंडीशन बनती है वो 1793 से 1813 में क्या करते हैं कि ये कंपनी ने ठेका लेके आई थी कि केवल हम ही जाएंगे, हम केवल व्यापार करेंगे वहाँ पे हिंदुस्तान में जाके, और कोई नहीं कर सकता। मतलब ये बहुत बड़ी कंपनी थी। तो ठीक है भाई, तुम जाके करना, हमें इतने इतने पैसे देना, हम करेंगे। तो अपन ने इनकी मतलब इनकी आपस में बात मान ली थी। लेकिन अब क्या होता है, जैसे 20-40 साल इसको हो गए, 40 के बाद इनको मना कर दिया कि नहीं नहीं, अब तुम ये व्यापार नहीं कर सकते, अब हम और दूसरी भी कंपनी भेज सकते हैं। तो यहाँ पे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अलावा दूसरी भी कंपनियाँ आना स्टार्ट हो गई थी। ठीक है, लेकिन फिर भी चाय वाय का जो ट्रेड चल रहा था ना, इनका बोल रहे थे कि हमने चाय लगा ली हिंदुस्तान में, हम इसको चाय नाम बेचेंगे। बोले तुम चाय अपनी बेचते रहो, बाकी कुछ नहीं कर पाओगे। फिर यहाँ पे क्या करते हैं कि ये एक्ट आता है, इसमें क्या बोलते हैं कि यहाँ हिंदुस्तान के लोगों को थोड़ा पढ़ाओ लिखाओ, जिससे वो काम धंधा कुछ करना सीखें। और पहली बात इतना डरते थे, ये पता है कि इस टाइम तक ये जो क्रिश्चियन मिशनरी है ना, उनको भी ये अलाउ नहीं करते थे। उनको डर लगता था कि ये सामान खरीद बेच नहीं कर ले, नहीं हमारा काम धंधा ठप हो जाए कंपनी वाले। तो इन्हें पहली बार ब्रिटिश सरकार ने इनको अलाउ करा कि नहीं नहीं, तुम जाओ अपना बढ़िया प्रचार करो क्रिश्चियनों का कि हम क्रिश्चियन बहुत अच्छे इंसान होते हैं। अब इनकी हरकतें देखना कैसे कैसे स्टार्ट करेंगे। फिर चार्टर एक्ट आता है 1833 का। चार्टर क्या होता है, देखो पहले ये प्रधानमंत्री आता है, ये अपने नाम से पास करता है, रेगुलेटिंग इनको रेगुलेट करने में पास होता है। चार्टर एक्ट में क्या होता है कि अब ये बड़े आदमी हो गए हैं, अब इनकी जो पार्लियामेंट है ना वो खुद ही एक चार्टर निकाल देती है कि जाओ हिंदुस्तान में ऐसे रूल होगा। अब इनको बात ही नहीं करनी प्राइम मिनिस्टर साहब को। तो ये इनने इतने हल्के में ले लिया था, और हल्के में ले लिया तो ये भाई साहब कुछ भी कर रहे हैं। अब कुछ भी क्या कर रहे हैं कि इनका काम धंधा निपटा दिया। एक कंपनी की जगह अब कितनी भी कंपनी यहाँ आके काम कर सकती हैं। ठीक है, अब इनको बोला कि ये जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है ना, ये तुम अब कंपनी का काम छोड़ दो, काम धंधा, अब तुम वहाँ पे रूल रेगुलेशन स्टार्ट करो। तो पहली बार सेंट्रलाइज गवर्नमेंट की बात करी गई। पहली बार जो गवर्नर जनरल होता है ना बंगाल का, उसको गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, क्योंकि तब तक ये और सारी जो जगह है ना वो कैप्चर कर लेते हैं हिंदुस्तान में। और जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल होती है ना, उसमें ये बंदे एक लॉ मेंबर को और जोड़ देते हैं कि कानून का देखभाल के लिए एक और बंदा जोड़ दिया जाता है। और यहाँ एक और बात करते हैं ये कि भैया जो डिस्क्रिमिनेशन होता है ना सरकारी नौकरी में, वो एंड करो। सरकारी नौकरी की बात यहाँ करते हैं कि भैया कोई तरीका ऐसा होना चाहिए जिससे हम सरकारी नौकरी में भर्ती करवाएं। ये पहली बार बातें यहाँ हो रही हैं। ठीक है, उसके बाद ये फिर देखो 20-20 साल का सिस्टम देख रहा होगा, 20 साल यहाँ, फिर 20 साल यहाँ, फिर 20 साल यहाँ, ये चलता रहेगा। अब ये हल्के में लेते क्योंकि देखो अब प्रधानमंत्री को मतलब ही नहीं, प्रधानमंत्री के अंडर में ऐसे कई सारे देश आते थे हिंदुस्तान जैसे। तो यहाँ चार्टर यानी पार्लियामेंट जो बाकी होती है ना, वो अपने आप ये चार्टर निकाल देती कि ये ऐसे काम करो, ऐसे काम करो। अब तुम्हें पता है कि किसी दूसरे से बंदे से काम करवाओगे ना, कभी कभी गलती करता है वो, तो वो इतना हल्के में लेने लग गया कि वो कुछ भी करने लग गया। यहाँ उनने क्या करा कि यहाँ तो बात करी थी, यहाँ सिविल सर्विस की एग्ज़ाम वगैरह करवाने लग गया। वो पहले वहाँ करवाता था US लंदन में, फिर इंडिया में भी करवाया था बाद में। और यहाँ पे वो क्या करता है कि जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल है ना, उससे जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है उसको अलग कर लेता है। जो कानून बनाने की पावर यहाँ से आती है ना, वो चीज़ें यहाँ से अलग अलग 2 बॉडी कर लेता है। जो अब तो ये जो आज हिंदुस्तान में 2 बॉडी है ना, एक लेजिस्लेचर है और एक एग्जीक्यूटिव है। ये कहीं ना कहीं इवोल्यूशन हो रहा है अपने कॉन्स्टिट्यूशन का इनकी बदमाशी की वजह से। ठीक है,
अब उसके बाद ये क्या करते हैं, अब हल्के में लेते जा रहे हैं। तब तक हिंदुस्तान में ये लोग बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट करने लग जाते हैं। हिंदुस्तान में हो जाती है 1857 की क्रांति, और जैसे ही ये क्रांति होती है उसके बाद इनको समझ में आ जाता है कि भाई ये ऐसे काम नहीं चलेगा, ये अपना पार्लियामेंट के तेल लेने अब अपन हिंदुस्तान को जो वायसरॉय है, मतलब जो क्राउन है वहाँ, जो रानी थी या राजा जो भी था, वो रूल करेंगे डायरेक्ट। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट लेके आते हैं, वो बोलते हैं भैया मान जाओ, अब हम आराम आराम से सारी बातें करेंगे। और जो है सिस्टम है, जो जो डायर की वगैरह सिस्टम बनाया था उनने, जो मतलब जो ये जो कंपनी ने जो भी सिस्टम बनाया था उन सबको ख़त्म करके हम दूसरे तरीके से अब बातचीत आगे बढ़ाएंगे। फिर सेक्रेटरी वगैरह की पोस्ट बना दी, क्योंकि अब इनको पता था फिर भी ये बत्तीबाजी करेंगे, मतलब काम बदल दिया, चार्टर वार्टर वाला सिस्टम बदल दिया, लेकिन फिर भी इनने क्या करा कि भाई कोई एक आदमी ना हिंदुस्तान में अपॉइंट कर दो, वायसराय नाम दे दो उसको, एक एक हिंदुस्तान के अफेयर से रिलेटेड एक मिनिस्टर पार्लियामेंट को कर दो, ये 2 आदमी डायरेक्ट ऐसे रूल करेंगे इधर। तो ऐसा सिस्टम बना दिया उसके बाद। फिर उसके बाद 1861 आता है। फिर 1861 में ये और भी चीज़ें करते हैं। अब हिंदुस्तान के लोगों को ना ये जो काउंसिल बनाई होती है इनने, उनमें इंक्लूड कर लेते हैं। ये पहली बार होता है जब हिंदुस्तानी लोग जो इनकी काउंसिल में एंटर करते हैं। उसके बाद 1892 में आता है इंडियन काउंसिल एक्ट। इसमें भी कई चीज़ें करते हैं ये लोग। जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है हिंदुस्तान में आज, वो ऑलमोस्ट यहीं से स्टार्ट होता है। फिर 1909 की बातें तो बहुत सारे लोगों को पता भी होंगी, कि जो पहली बार जो वोटिंग सिस्टम है, जो मतलब स्पेशली मुस्लिम्स को वोट डालने का पावर अलग से दे दिया गया था, वो सारी चीज़ें यहाँ से शुरू होती हैं। और ये चाहते थे एक्चुअल में यहाँ कि मुस्लिम्स को हम अपीज करें और मुस्लिम्स को हम अपने फेवर में ले लें, जिससे ये डिवाइड हो जाए। क्योंकि 1857 में क्या हुआ था कि हम सब एक थे, और ये यहाँ पे इनने कोशिश करी कि इनको बांट दो, ठीक है। उसके बाद 1919 में ये जो फिर से वो जो बाइकैमरल सिस्टम जो आज हिंदुस्तान में है ना, डबल हाउस वाला सिस्टम जो ब्रिटेन में, मतलब धीरे धीरे करके ना अपना सिस्टम ये इसमें डाल रहे थे। जो यूके में सिस्टम है, जैसे यूके में जो भी होता है लोअर हाउस अपर हाउस, ऐसा ही सिस्टम अपने में डाल दिया। तो यहाँ पे अपन ने पहली बार अपन ने जो अपना लोअर सिस्टम होता है, मतलब जो प्रोविंसेस होती थी उस टाइम, प्रोविंसेस में भी ये सिस्टम लगा दिया कि मतलब जो 2 प्रकार के वो होते थे पावर, यानी रिजर्व लिस्ट और एक ट्रांसफ़र लिस्ट। ट्रांसफ़र क्या होती थी, पावर इधर उधर हो जाती थी, लेकिन रिजर्व लिस्ट जो होती थी वो केवल गवर्नर के पास रहती थी, उन पर कोई रूल नहीं होना सकता। ट्रांसफ़र में क्या होता है, जैसे झाड़ू लगाने का पावर है ना, ये जो दूसरी मतलब जो बॉडी थी उसको दे दिया जाता था कि भाई तुम इस पर छोटे छोटे काम ना तुम खुद ही कर लिया करो, उन पर कानून बना लिया करो। लेकिन इसमें ये फेल हो जाती क्योंकि ये फर्जीवाड़ा था। तो ये यहाँ पर जाके इनको निपटा देते हैं, फिर सेंट्रल में लेके आते हैं, जो हिंदुस्तान में आज भी है। फिर हिंदुस्तान में लास्ट में आता है क्रिप्स मिशन। क्रिप्स मिशन में क्या होता है कि ये जो है 2-3 लोगों को भेज के हिंदुस्तान में बोल देते हैं कि लो चलो हम आपको डोमिनियन स्टेटस दे देते हैं, और ये जो वर्ल्ड वॉर एंड हो जाएगा ना, तो हम मतलब हिंदुस्तान को डोमिनियन स्टेटस दे देंगे। बोले अच्छा ऐसी बात है, क्योंकि अपन तो पहले ही इनको पता था कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में ये धोखा दिए थे, तो अपन दूसरे में इनकी बात नहीं मानते हैं। तो गांधी जी इसको बोलते हैं पोस्ट एडिट चेक वगैरह। फिर उसके बाद ये ना वहाँ से और तरीके से अपनी बातें करते हैं, ये कैबिनेट मिशन लेके आते हैं ये कि ऐसी बात है, अब इंडिया में कुछ और मतलब आप अपनी सरकार बना लो अगर आप में क्षमता है तो, वगैरह वगैरह। इनको पता ही था कि मुस्लिम्स जो लोग हैं जो भड़क गए वो बनाने नहीं देंगे, तो ये केवल फर्जीवाड़ा था इधर भी। फिर माउंटबेटन प्लान लेके आता है, जो यहाँ का एक्चुअल गवर्नर था ना, उनने कहा ठीक है भैया हम हिंदू मुसलमान को मतलब जो भी चल रहा है ना उसमें से एक छोटा सा देश उनको दे देते हैं, और ये एक देश अलग लेते हैं, और ये देश होगा पंथ निरपेक्ष, मतलब जिसका रिलीजन नहीं होगा कोई, और वो मुसलमानों का देश होगा जाएगा इसमें, ऐसे ऐसे करके। तो कैबिनेट मिशन में ये आ जाता है। और जो राजगोपालाचारी फार्मूला है ना, उसके थ्रू ये अपनी तरफ से इनने फार्मूला बनाया था, इनकी तरफ से ये लेके आए थे माउंटबेटन भाई साहब। ये भी मतलब मीडिएटर थे, ये ना उधर थे ना इधर थे, ये बहुत सही आदमी थे जहाँ तक मैं जानता हूँ। फिर राजगोपालाचारी आते हैं, वो बोलते हैं कि ठीक है, उनने डिसाइड करा था कि पाकिस्तान को ये वाला एरिया दे दो, और गांधी जी ने भी बोला था कि चलो ठीक है, अब ज़्यादा ये लड़ाई दंगे मतलब कम से कम ये जो फर्जीवाड़ा अंग्रेज खेल रहे हैं इनसे तो छुटकारा मिले, कम से कम आज़ाद तो हैं हम, तो बाद में भी इकट्ठा हो जाएंगे। तो इस तरीके से ये सब चीज़ें चली हैं। मैं जस्ट स्टोरी बताना चाहता था कि लोगों को याद नहीं होते तो याद हो जाएंगे ये चीज़ें।